स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। तो स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में। तो क्या करना है आपको? सबसे पहला काम हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास में। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके सामने कुछ लाइंस। आज की लाइंस हैं, जब आँखों में अरमान लिया। देखो, जो मनुष्य है वो आँखों में अरमान लेता है, कोई अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, कोई सपना देख लेता है। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना ठान लिया। उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे इस लक्ष्य, इस सपने को पाना है। ये उसने क्या कर लिया है? ठान लिया है मुश्किल क्या आसान क्या। क्या मुश्किल है और क्या आसान है? जब ठान लिया तो ठान लिया। उसका विश्वास इतना है, इतना स्ट्रांग रखना है। उसका जो विश्वास इतना स्ट्रांग है, वो कह रहा है, क्या कह रहा है? जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना ठान लिया। है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। एक बार जो आपने सोच लिया है कि मुझे उस लक्ष्य को पाना है, उस मंजिल को पाना है, तो आपको उस लक्ष्य को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसी लाइन के साथ हम विराम लेते हैं और चलते हैं अपनी क्लास में। तो चलिए चलते हैं इंग्लिश की तरफ। तो आज इंग्लिश में करने वाले हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट आइटम्स पेजेस जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है ना। तो आपका जो फर्स्ट आइटम है वो है व्हील एंड वो। इसका मतलब क्या होता है? देखो, आपको एग्ज़ाम में ये वाली लाइन देखने को मिलती है और ऑप्शन आपको 4 देकर रखेगा। 3 अलग होते हैं और एक उत्तर वाला होता है। ये एक ऑप्शन होता है जो आपके 4 ऑप्शनों में हिडन हुआ रहता है और आपको उसी को पहचान करके उस पर क्लिक करना है। तो व्हील एंड वो का मतलब होता है जॉय एंड सोरो। जो आपकी खुशी होती है और जो उदासी होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? व्हील एंड वो बोलते हैं। उसके बाद है आपका अगला येलो प्रेस। क्या बोलते हैं? येलो प्रेस का मतलब क्या होता है? येलो प्रेस होता है, आप मान लो कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और आपको फोर्स दिखा देना है कि आपको किसी न्यूज़पेपर में दिखाना है कि ये सबसे पहले जो हमारे ऑथर हैं, जो हमारे पढ़ने वाले लोग हैं, वो सबसे पहले इस न्यूज़ को ज़रूर देखें। उसके लिए उसे क्या नाम दे दिया गया है? येलो प्रेस। येलो प्रेस होता है न्यूज़पेपर पब्लिशिंग। जो आपका अखबार है वो पब्लिश करता है, छापता है सेंसेशनल न्यूज़। जो आपकी संवेदनशील जो आपकी खबर होती है, न्यूज़ होती है, उसको पब्लिश करने को ही हम क्या कह देते हैं? येलो प्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो प्रेस कहते हैं। इससे अगला है आपका थ्रो अप द स्पॉन्ज। इसका मतलब क्या होता है? सरेंडर करना। क्या करना? सरेंडर करना। आपको मिलेगा थ्रो अप द स्पॉन्ज। उसका मतलब क्या है? सरेंडर करना, ठीक है ना। उसके बाद है आपका अप्स एंड डाउन। क्या है? अप्स एंड डाउन का मतलब होता है टू फाइट, लड़ाई करना, ठीक है ना। तो अप्स एंड डाउन क्या हो जाएगा? टू फाइट। क्या हो जाएगा? टू फाइट। इससे अगला है आपका टेक अप आर्म्स और एक होता है विद ओपन आर्म्स। दोनों सेम होते हैं, कंफ्यूजिंग वाले होते हैं। इनका मतलब क्या होता है? टेक अप आर्म्स का मतलब होता है टू फाइट। मतलब जो आपके आर्मी के लोग रहते हैं वो टेक अप करते हैं, क्या करते हैं? वो लड़ाई करते हैं, ठीक है ना। टेक अप आर्म्स टू फाइट, ठीक। और विद ओपन आर्म, जब विद ओपन आर्म से लड़ाई लड़ेंगे तो उसका मतलब क्या है? कॉर्डियली होता है। क्या होता है? कॉर्डियली होता है। जब भी आपको विद ओपन मिल जाए और विद ओपन आर्म्स मिल जाए, इसका मतलब होता है कॉर्डियली। और आपको ध्यान रख लेना, जो आपकी आर्मी होती है वो टेक अप करती है, मतलब टेक अप आर्म्स क्या हो जाएगा आपका? टू फाइट हो जाएगा। और विद ओपन आर्म्स हो जाएगा आपका कॉर्डियली। ये दोनों ही आपके इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे अगला है आपका ए स्टॉकिंग हॉर्स। ए स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब क्या होता है? प्रीटेंस होता है। क्या होता है? प्रीटेंस होता है। ए स्टॉकिंग पर्सन हॉर्स क्या बोलते हैं? जो आपने देखा हो कुछ लोग क्या चलते हैं? अकड़ में चलते हैं। तो अकड़ में चलने वाले को क्या कहते हैं? ए स्टॉकिंग हॉर्स। क्या बोलते हैं? ए स्टॉकिंग हॉर्स। उसका मतलब होता है प्रीटेंस। जो अकड़ू टाइप का जो व्यक्ति होता है, जो अकड़ के चलने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको क्या कहते हैं? ए स्टॉकिंग हॉर्स। तो ये थे आपके सामने कुछ वर्ड्स। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखो, जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चला हुआ है टेंस का।
और मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको जो भी कुछ कराऊंगा जीरो से कराऊंगा, चाहे मुझे कितना ही टाइम लग जाए, चाहे मुझे कितनी ही क्लास देनी पड़ जाए एक ही टॉपिक की, जब तक मैं उस पूरे टॉपिक को आपके दिमाग में फिक्स नहीं कर देता तब तक मैं उस टॉपिक को नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने जो तुम्हें पिछली क्लास में कराया था वो कराया था टेंस में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमने प्रेजेंट के 4 पार्ट पूरे कर लिए थे और मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज चलते हैं अपने पास्ट की तरफ। तो पास्ट में का मतलब होता है आपका भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल मतलब जो समय बीत चुका है उसे बोलते हैं हम भूतकाल। मान लो कि आपने अपना, जैसे कि आपने कहा था, मैंने तुमसे कहा था शुरू में ही, जैसे मान लो अब तुम कर रहे हो 8th क्लास और पहले इससे मैं आपसे पहले तुमने कौन सी क्लास की थी? आप कहोगे सर मैंने 7th क्लास की थी। इसका मतलब वो पास्ट रूप हो गया। क्या हो गया? पास्ट रूप हो गया। तो इसके भी आपके वही 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका इंडेफिनेट होता है, एक आपका कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, एक आपका परफेक्ट होता है और एक होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। तो चलते हैं, आपका जो फर्स्ट है इंडेफिनिट का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था? इंडेफिनिट का मतलब मैंने बताया था तुम्हें ता ते ती। क्या बताया था? ता ते ती। और कंटिन्यूस का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने बताया था रहा, रहे, रही। परफेक्ट के लिए मैंने तुम्हें बताया था चुका, चुके, चुकी। और परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने बताया था से रहा, से रहे और से रही। जब तक आप बार बार इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सबको एक साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक क्या होगा, आपको भूलने का खतरा ज़्यादा रहता है। मान लो मैंने तुम्हें एक पार्ट करा दिया, उसके नियम लिखवा दिए कोई 1.5 पेज के, मैं आपसे कहूँगा दूसरा चलो। अगर आप जब तक पिछले वाले की प्रैक्टिस नहीं करोगे जो मैंने प्रीवियस कराया है, तब तक कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ क्लास में ही आपका पीछे से भी रिवीजन करा दिया जाए, ठीक है ना। और पास्ट की पहचान होती है था, थे, थी। और आपका प्रेजेंट की होती है, हैं और हूँ। और फ्यूचर की क्या होगी? गा, गे, गी। उसमें तुमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट में तुमने सिर्फ डेफिनेशन जो आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी वो पढ़ी थी डू और डज। कौन किसका यूज कहाँ होता है वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। इज, एम, आर, हैज, हैव। और क्या पढ़ा था? हैज, हैव के साथ बीन लगा के वर्ग की फर्स्ट फॉर्म साथ ING, सिंस और फॉर, उनके बारे में तुम्हें पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो उन क्लासेस को पहले ज़रूर देखना है, उसके बाद आपको इस क्लास को देखना है, ठीक है ना। और कोशिश किया करो हमारी पूरी क्लास को विदाउट स्किप पूरी देखने की कोशिश करो, जिससे कि आपको समझ में आ सके, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। तो शुरू में बात कर देते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट की। किसकी? पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है? पास्ट के लिए मतलब मैंने तो बताया था, थे, थी। और इंडेफिनिट के लिए मैंने तो बताया था ता, ते और ती। तो पूरा क्या कर देंगे, जब भी आपको किसी भी वाक्य के अंत में क्या मिल जाए? ता था, ते थे और ती थी, मतलब पास्ट इंडेफिनिट मिल जाएगा। जैसे इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं पहले एग्जांपल से पहले। हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो वर्ब की सहायक करते हो, मतलब सहायक क्रिया। जो वर्ब होती है क्रिया की सहायता करने के लिए जो भी हम वर्ड यूज करते हैं उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो उसमें V1 लेते हैं। V1 के लिए हमने क्या बताया था? डू और डज। लेकिन उसमें क्या बताया था मैंने तुम्हें? जब भी आपका वाक्य सिंपल है, कैसा है? जब भी आपका वाक्य सिंपल है तो उसके लिए मैं कंडीशन बताई थी, तो मैंने कहा था तो उसमें क्या करते हैं हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस या ES, किसमें? प्रेजेंट के सिंपल में, प्रेजेंट के सिंपल में। ऐसी ही कंडीशन कुछ आपके पास्ट रूप में भी होती है। उसमें भी क्या होता है, जो आपका प्रेजेंट वाला जो पार्ट रहेगा, जो आपका पास्ट इंडेफिनिट वाला जो पार्ट रहेगा, उसमें जो सिंपल वाक्य रहेगा उसमें देखो डिफरेंस, देखो जो आपका प्रेजेंट
एक तरफ है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक तरफ है आपका पास्ट इंडेफिनिट, क्या है पास्ट इंडेफिनिट। इसमें मैंने तुम्हें बताया था एक तो होता है आपका डू, एक होता है डज और V1। ये किस किस के लिए होता है, ये होता है आपका नेगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए और WH फैमिली के लिए। और सिंपल के लिए क्या बताया था मैंने, सिंपल वाक्य है जिसमें नहीं क्या नहीं लग रहा, उसके लिए मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने तुम्हें बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES। इसमें मैंने तुम्हें बताया था सिंगुलर और प्लूरल के साथ क्या लगता है, और इसमें मैंने तुम्हें बताया था सिंगुलर के साथ आपका डज लगेगा, प्लूरल के साथ आपका डू लगेगा। ऐसे ही इसमें बताया था जब भी आपका सिंपल सिंगुलर रहेगा तो उसमें एस या ES लग जाएगा, और जो भी आपका प्लूरल रहेगा उसमें सिर्फ V1 रहेगी, क्या रहेगी सिर्फ V1, जैसे आई के साथ सिर्फ V1 लगेगा, और ही होता तो उसके साथ एस या ES लग जाएगी। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था जो आपकी वर्ब होती है, वर्ब में जब हम एस या ES लगाते हैं, क्या लगाते हैं एस या ES लगाते हैं, तो इसका मतलब है वो हमारा कैसा बनेगा सिंगुलर बनेगा, क्या बनेगा सिंगुलर बनेगा। बट जब हम किसी नाउन में एस या ES लगाते हैं तो वो बन जाता है हमारा प्लूरल। ये डिफरेंस आपको समझना है, वर्ब में एस या ES दिख गई तो इसका मतलब क्या है हमारा सिंगुलर है, और नाउन में दिख गई एस या ES तो वो प्लूरल है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके पास्ट के। पास्ट में क्या होता है, देखो तुम बताओ मुझे, पास्ट है भूतकाल है, जो आपका फर्स्ट फॉर्म में आपकी डू होती है, और डज मैंने तुम्हें क्यों बताया था ES क्यों लगाई, क्योंकि हमें सिंगुलर बनाना है। जो आपकी डू होती है उसका जो पास्ट रूप हो जाएगा वो होता है डिड, क्या होता है डिड होता है, जिसका मान लो मैं आपकी 3 फॉर्म होती हैं, एक आपका डू होता है, एक आपका डिड होता है, एक आपका डन होता है। ये 3 ही तो रूप होते हैं, डू डिड डन। बात चल रही है हमारी पास्ट इंडेफिनिट की, तो इसमें हो जाएगा आपका डिड। अब आपको समझ में आया मैंने डू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पास्ट पर, तो डू का पास्ट लिख दिया डिड प्लस V1। किस किस के लिए है, वही कंडीशन, नेगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH फैमिली। अब जब इसमें हम लगाते थे सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES, किस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो पास्ट में क्या लगाएंगे, अरे वही V1 का पास्ट क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। तो उसमें क्या लगाते हैं, जब भी हमारा वाक्य सिंपल रहेगा पास्ट का तो उसमें हम क्या लगा देंगे V2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे V2 लगा देंगे। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वो क्या हो जाएगी डिड प्लस V1, और सिंपल के लिए क्या हो जाएगी V2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी V2 हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल, आपका कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण में मैंने क्या लिख दिया, जैसे मैं आपसे कह दूँ वह स्कूल जाता था, एक सिंपल सा सेंटेंस ले लिया मैंने, वह स्कूल जाता था। अब देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, किसी भी सेंटेंस हमने देख लिया तो सबसे पहले जाओ उसके लास्ट में, क्यों लास्ट ही तो बताएगा हमें कि हमारा प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो लास्ट में दिख गया मुझे था, और था का मतलब है पास्ट, क्या है पास्ट। इससे आगे चलो, अब उससे आगे दिख गया ता, और ता का मतलब है इंडेफिनिट, क्या है इंडेफिनिट। तुरंत दिमाग में घुमा लो पास्ट इंडेफिनिट, क्या घुमा लो पास्ट इंडेफिनिट, V2 डिड प्लस V1, डिड प्लस V1। तो सिंपल वाक्य है, नहीं लग रहा, नहीं तो है नहीं है, इसमें नहीं है। इंटरोगेटिव तो नहीं है, नहीं है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी नहीं है, WH फैमिली का भी नहीं है। तो ये श्योर है कि इसमें क्या आने वाला है, V2 आनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आने वाली है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिख ले, सबसे पहले लिखते हैं पहला वर्ड, क्या लिख दिया ही, लिख दिया ना। अब जाओ तुरंत लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए आती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरी, क्या आएगी, सिंपल वाक्य है तो V2 आएगी, क्या आएगी V2 आएगी। तो क्या आ जाएगा ही वेंट, क्या आ जाएगा ही वेंट, ठीक है ना। उससे आगे क्या दिख रहा है मुझे, सिर्फ स्कूल दिख रहा है तो स्कूल लिख दो, ही वेंट टू स्कूल। तो ये था आपका पहला वाक्य। तो इससे आगे चलते हैं। आई होप आपको ये पास्ट इंडेफिनिट समझ में आया होगा। तो अब बात करेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो देखते हैं सेकंड में आपका पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया है, था थे थी। कंटिन्यूअस के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया है, रहा रहे रही। तुरंत पूरा बोल दो,
क्या पहचान हो जाएगी इसकी, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किसी भी वाक्य में, जब भी आपको किसी भी वाक्य के अंत में क्या दिख जाए, रहा था, रहे थे और रही थी, ठीक है ना। तो बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था उसमें हमने क्या लगाया था, इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्यों लगाई थी, इसका मैंने रीज़न तो बताया था, क्योंकि हमारा वाक्य कैसा है, कंटिन्यूअस है, मतलब निरंतर चलने वाला वाक्य है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने लगाया था इज, एम, आर, क्या लगाया था, इज, एम, आर। इसी का जो पास्ट रूप होता है वो होता है वाज और वर। क्या होता है, वाज और वर। वाज का मतलब था होता है, वर का मतलब थे होता है, मतलब हमें था थे लाना है, किस में आएगा आपका, वाज और वर से आएगा। और एज, एम, आर का मतलब होता है हैं और हूँ। क्या होता है हैं और हूँ। ये दिखा रहा हमारा प्रेजेंट, और वाज का मतलब था होता है और इसका मतलब थे होता है, और ये दिखा रहा है हमारा पास्ट। तो जब प्रेजेंट की बात चलेगी तो एज, एम, आर आ जाएगा कंटिन्यूअस में, और जब पास्ट की बात चलेगी तो क्या आ जाएगा, वाज और वर। क्या आ जाएगा, वाज और वर। तो देखते हैं वाज कहाँ लगता है, जब भी हमारा वाक्य कैसा है, सिंगुलर है, जो हमारा करता है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर दिख जाए। और सिंगुलर कौन सा होता है आपका, सिंगुलर कौन सा होता है, वो होते हैं आपके ही, सी, इट, एनी नेम। मैंने तो बताया था थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन। ही, सी, इट, एनी नेम को भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन। अब थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन कौन से होते हैं आपके, यही तो होते हैं ही, सी और इट, और किसी के नाम के साथ ही लगाते हैं तभी। तो उसके साथ क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाज आएगा। और प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा, प्लूरल के साथ आ जाएगा आपका, और बाकी का जो भी बच गया है, आई, यू, वी, दे, इनके साथ क्या आ जाएगा आपका, वर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, ठीक है ना। जो मैंने तुम्हें अभी कराया था पास्ट इंडेफिनिट, उसका जो इंटरगेटिव वाक्य रहेगा उसमें आप क्या कर दोगे, सिर्फ आपको V2 नहीं लगाना, जैसे मैं आपसे कह दे दूँ, जो वो वाक्य मैंने अभी जो बोला था वैसा खुल जाता है, उसको मैं ऐसे लिख दूँ, क्या वह स्कूल जाता था। इसको कैसे बनाओगे, देखो इंटरगेटिव वाक्य है तो क्या करते हैं, इसमें इंटरगेटिव वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में तुम्हें पहचान बता दी कैसे करनी है। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगती है, इंटरगेटिव में, शुरू में लग जाती है, क्योंकि हमें बनाना है इंटरगेटिव, क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन जब भी पूछने की बात आएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। तो सब्जेक्ट है इसमें ही, डिड, ही, वेंट नहीं आएगा, गो आएगा। क्या आएगा, गो आएगा, क्योंकि डिड के साथ V1 लगता है, गो टू स्कूल। क्या आ जाएगा, गो टू स्कूल। तो पास्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब तक आप खुद स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझाने का कोई बेनिफिट नहीं है। जो भी आपको कराया जा रहा है, आपको क्या काम करना है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस को बना के देखना है, तभी आपको जो आपकी इंग्लिश है वो आपको ईजी लगेगी। जैसे मैं आपसे कह दूं, वे खाना खा रहे थे, इसे ले लेते हैं WH में, वे, क्या वे, इसे WH फैमिली से बना लेते हैं, वो इंटरगेटिव से, क्या वे खाना नहीं खा रहे थे, इसे बना लेते हैं हम इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव का, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखा हमने थे दिख गया, पास्ट है, रहे दिख गया, कंटिन्यूअस है, तो पूरा पढ़ दो पास्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब दिमाग में घुमा दो, प्रेजेंट की बात होती है जमा लगा देते, और बात चल रही है पास्ट की तो क्या हो जाएगा, वाज और वर। सिंगुलर करता है तो हमारा वाज आ जाएगा, प्लूरल है तो हमारा वर आ जाएगा। सिंगुलर कौन सा होता है आपका, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, एनी नेम। अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या दिख रहा है, वे दिख रहा है। क्या दिख रहा है, वे, और वे की इंग्लिश होती है दे। ये हमारा थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा, वर। क्या वर्ब, क्या वर क्या होती है, वर होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। और जब भी बात आई क्वेश्चन पूछने की तो उसमें क्या आ जाएगा, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, वर दे। हेल्पिंग वर्ब पीछे से इतना काम खत्म। अब इससे आगे दिख रहा है मुझे नॉट।
इतना तो काम हो गया मेरा हेल्पिंग वर्ब लग करके। उससे आगे नॉट की इंग्लिश लिख दो, नहीं की इंग्लिश लिख दी नॉट। उससे आगे है खाना, खाना की लिख दो इंग्लिश, क्या हो जाएगा? वर दे नॉट द फूड, वर दे नॉट द फूड। तो ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस। तो आगे चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट की तरफ। तो अगला है आपका पास्ट परफेक्ट। क्या है? पास्ट परफेक्ट। जो आपका पास्ट परफेक्ट है इसके लिए क्या होता है? पास्ट के लिए मैंने तुम्हें बताया है था, थे, थी। परफेक्ट के लिए क्या होता था? चुका, चुके, चुकी। क्या है? चुका, चुके, चुकी। ठीक है ना। पास्ट के लिए मैंने बताया था, थे, थी। ठीक है ना। मतलब आपको सेम तरीका चल रहा है जो आपको प्रेजेंट वाला था, सिर्फ क्या डिफरेंस है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का। क्या है? हेल्पिंग वर्ब का। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो क्या होती है? वो होती है आपकी, जब तुम्हें पता है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब मैंने तुम्हें बताई थी हैज और हैव, तो हमेशा क्या करते आ रहे हैं हम? पास्ट रूप लेते हुए आ रहे हैं। तो हैज हैव का भी पास्ट क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। हैड प्लस वी थर्ड। वी थर्ड हमेशा हमारा परफेक्ट को दिखाता है। किसको दिखाता है? परफेक्ट वाक्य को दिखाता है। ठीक है ना। जो आपका हेड प्लस वी थर्ड होगा, क्योंकि तुम्हें पता है जो पहली फॉर्म होती है वो हैज हैव होती है, और इसी का पास्ट रूप क्या हो जाता है? हैड, और थर्ड रूप भी क्या हो जाता है? हैड। ठीक है ना। तो ये होता है आपका। तो इतना हो गया आपका। तो चाहे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, तो हमेशा सभी के साथ क्या लगेगा? हेड प्लस वी थर्ड लगेगा। क्या लगेगा? हेड प्लस वी थर्ड। जैसे मैं आपसे कह दूं हम गाना गा चुके थे। सबसे पहला काम, लास्ट में जाओ, थे दिख गया, पास्ट का रूप पता चल गया कि ये कैसा है? पास्ट है। उससे आगे आए चुके दिख गया, तो कैसा है? परफेक्ट है। तुरंत बोल दो पास्ट परफेक्ट, हेड प्लस वी थर्ड। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट है मेरा वी, उसके बाद क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा। ये तो सोचो ही मत क्या आएगा, सिंगुलर प्लूरल, ये तो देखो ही मत, हेड लगाओ तुरंत। वी, हेड, और गाने की क्या आ जाएगी आपकी? इतना तो काम हो गया हेल्पिंग वर्ब तक। उससे आगे गाने की, गा, उसका मतलब होता है, गाने को बोलते हैं सिंग। क्या बोलते हैं? सिंग। तो इसका जो थर्ड रूप होता है सिंग का, वो होता है सिंग, सेंग, संग। क्या होता है? सिंग, सेंग, संग। वी हैड संग, और गाना की क्या हो जाएगी? ए सॉन्ग। क्या हो जाएगी? वी हैड संग ए सॉन्ग। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट। देखो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जैसा आपका प्रेजेंट था ऐसा ही पास्ट चल रहा है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखनी है, हैज है तो हेड आ जाएगी, मतलब उसका पास्ट रूप। पास्ट की बात आ गई तो सभी का पास्ट रूप लेकर के चलना है। ऐसे ही इसमें हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। जैसा आपका प्रेजेंट परफेक्ट था सेम उसी की तरह है आपका पास्ट परफेक्ट। उसमें लेते थे हम, आपका प्रेजेंट की बात है तो हैज हैव के साथ बीन, लेकिन अब यहाँ है पास्ट, पास्ट का हो जाएगा हैड, बाकी का सेम, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस और फोर। सिंस और फोर का यूज मैंने तुम्हें बताया था कि कहाँ होता है। सिंस होता है आपका डेफिनेट समय और फोर होता है आपका इनडेफिनेट समय। जैसे मैं आपसे कह दूँ सुबह से, शाम से, दोपहर से, 7 फरवरी से, 9 फरवरी से, संडे से, मंडे से, वेडनेसडे से, सन 2005 से, सन 2010 से। ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कह दूँ कोई ओसेशन भी हो जाए, जैसे मैं आपसे कह दूँ 15 अगस्त से, आपके होली से, दिवाली से, मतलब कुछ भी हो जो डेफिनेट समय दिखा दे कि हाँ ये कार्य जो हुआ वो होली से ही हुआ है, ये दिवाली से ही हमारा कार्य चला है, सभी के साथ हम लगा देंगे सेंस। और जो फोर लगता है ना, फोर लगता है इनडेफिनेट टाइम के लिए। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैंने कोई कार्य कर रहा हूँ, जैसे मैं अपना मकान बना रहा हूँ 2 महीनों से, 3 महीनों से, 2 हफ्तों से, ठीक है ना, 2 दिनों से, 2 घंटों से, तो वो सब क्या हो जाता है, किसके साथ यूज होता है? वो फोर के साथ यूज होता है। कि मुझे ये नहीं पता कि वो कौन से 2 दिनों की बात कर रहा है, कौन से 3 हफ्तों की बात कर रहा है, कौन से 2 महीनों की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो सेम तरीका था, सिर्फ हैज हैव की जगह पर क्या आ गया है? हैड आ गया है। हैड क्यों आया है? क्योंकि पास्ट परफेक्ट की बात चल रहा है। किसकी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? वही है आपका कंटिन्यूअस है तो रहा, रहे, रही मिलेगी।
और परफेक्ट है तो से मिल जाएगा, क्योंकि इसके साथ टाइम जरूर लगता है और टाइम दिखाता है हमारा से वर्ड से। किससे? से वर्ड से। जैसे वह सुबह से खाना खा रहा था, तो इसका क्या बनाएंगे? वह सुबह से खाना खा रहा था, तो क्या हो जाएगा? ही सब्जेक्ट लिखा, रहा था है और से है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, तो क्या आ जाएगा? ही हैड बीन, ईट मीन खाना, तो इसकी ing फॉर्म ईटिंग, क्या खा रहा है वो? खाना खा रहा है, तो ईटिंग द फूड। उसके बाद सिंस आएगा या फोर। सुबह से मतलब सुबह दिख गया तो क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। यदि यहाँ पर होता 2 घंटे होता तो क्या आ जाता? 4 आ जाता। तो अब क्या आ जाएगा? सुबह है तो सिंस मॉर्निंग। उसके बाद उसकी इंग्लिश लिख लेते हैं जो भी यहाँ पर वर्ड होता है। तो ये थे आपके पास्ट रूप। तो आगे चलते हैं हम अपने जल्दी से अपने फ्यूचर पार्ट को भी एंड करते हैं। तो देखते हैं अपने फ्यूचर पार्ट को। फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर की पहचान जैसे प्रेजेंट की पहचान होती है हैं और हूँ, पास्ट की होती है था थे थी, इसी की तरह फ्यूचर की भी एक पहचान होती है। क्या होती है? गा गे गी। जैसे वह दिल्ली जाएगा, मतलब अभी गया नहीं है और ना ही जा रहा है, वो जाएगा मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे के वाक्य होता है आपका फ्यूचर का, जो अभी हुआ नहीं है, जो होएगा, आने वाला जो टाइम है। इसके भी आपके वही 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? आपका एक इंडेफिनिट होता है, एक आपका कंटिन्यूअस होता है, एक आपका परफेक्ट होता है और एक आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है ना। जो आपका इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट के लिए मैं क्या है पहचान क्या रहेगी? वही वाली आपका, जब भी आपको इंडेफिनिट वाक्य है, जब भी आपको किसी वाक्य के लास्ट में क्या मिल जाए? गा गे गी मिल जाए। क्या मिल जाए? गा गे गी। वह कैसा वाक्य है आपका? फ्यूचर इंडेफिनिट का। कैसा है? फ्यूचर इंडेफिनिट का है। कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है? कंटिन्यूअस के लिए होता है रहा, रहे और रही। सिर्फ क्या लगाना है? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। परफेक्ट के लिए क्या होगा? चुका, चुके और चुकी। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। फ्यूचर की बात लगेगी तो गागे की जरूर होनी चाहिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या हो जाएगा? से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होंगी। इसका रीज़न तुम्हें पता है, ये से क्यों आ रहा है? टाइम के लिए, क्योंकि सिंस 4 आना है। रहा रहे रही क्यों आ रहा है? कंटिन्यूअस के लिए। और गागे की क्यों आ रहा है? फ्यूचर सेंटेंस के लिए। ठीक है ना। तो इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी शैल और विल। शैल और विल, इनके साथ ऑलवेज V1 लगेगा। ये आपका जो रूल है शैल विल का, ये आपका मॉडल के रूप में यूज होता है। किसके रूप में? मॉडल के रूप में। और मॉडल के लिए बोला जाता है, हमेशा याद रखना, जो भी मॉडल का यूज होगा, जो आपका शैल विल कैन कोड मे माइट शुड ऑट टू मस्ट, जो भी मेरे सभी मॉडल होते हैं, इनके साथ ऑलवेज V1 आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसलिए इसी के रूल को ध्यान में रखते हुए टेंस में भी शैल विल के साथ ऑलवेज क्या आएगा? V1 आएगा। क्या आएगा? V1 आएगा। और जब भी बात चलेगी फ्यूचर कंटिन्यूअस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा? जो हमारा शैल विल है, कंटिन्यूअस दिखाना है, ING फॉर्म आनी जरूरी है, लेकिन शैल विल के साथ मैंने क्या बताया? हमेशा ऑलवेज क्या आएगा? V1 आएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने तुम्हें क्या बताया था? जब भी मैंने थर्ड फॉर्म बताई थी आपकी, बी होती है। क्या होती है? बी। जैसे मैंने तुम्हें बताया था HMR के साथ क्या लगाते हैं आपका, क्या लगाते हैं, जिसमें आपसे क्या देता है HMR बाजवर, उसमें तो हम सिंपल बना देते थे प्रेजेंट और पास्ट के रूप में। जब मैंने तुमसे कहा था हैज और हैव, जब मैंने उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाया था, उसमें क्या बताया था? बीन लगाया था। क्यों लगाया था? जो आपका हैज है होता है वो ऑलवेज क्या करता है?
थर्ड फॉर्म लेता है, और थर्ड फॉर्म लगाने के लिए मुझे बी का यूज करना पड़ा था। किसका? बी का। और इसलिए मैंने बी की थर्ड फॉर्म लिख दी थी बीन। क्या लिख दी थी? बीन। उसके बाद मैंने थर्ड फॉर्म लगा दी थी, क्या मतलब उसके बाद मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी थी। ऐसे ही इसमें सेल विल है, V1 आनी ज़रूरी है, तो इसमें भी मैं बी का यूज करूँगा। किसका? बी का। मुझे V1 चाहिए यहाँ पर, तो बी का V1 क्या है? बी ही है। बी का V1 है आपका बी, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट रूप ही है आपका बी। उसके बाद मैं जो मेरी वर्ब है उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा सकता हूँ। जैसे मैं आपसे कह दूँ वह कल दिल्ली जा रहा होगा। क्या करेंगे? गागे की दिख गया, फ्यूचर का दिख गया, रहा मिल गया, कंटिन्यूस का मिल गया, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस। सेल विल बी का यूज क्यों किया है? तुम्हें पता है V1 आता है, तो इसलिए सेल विल के साथ V1 लगा दिया। क्या? बी। अब मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा सकता हूँ। जैसे आपका ही, वह का क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या होता है? आपको हमेशा याद रख लेना, जब भी आपको कहीं पर भी आई और वी मिल जाए, क्या मिल जाए? आई और वी, उसके साथ क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सेल। और बाकी के सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट, उसमें क्या आ जाता है आपका? चाहे ही है, चाहे आपका यू है, ठीक है ना, दे है, देन है, इट है, सभी के साथ क्या आ जाता है? सभी के साथ आएगा विल। क्या आएगा? विल। ये एक ही सब में फॉलो होगा, फ्यूचर के सभी पार्ट में ये एक ही फॉलो होगा। आई और वी के साथ सेल, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ विल। लेकिन इसमें भी थोड़ा अपवाद है। अपवाद का मतलब थोड़ा नोट है। कैसे? आज की जो आपकी मॉडर्न इंग्लिश चली हुई है, जब भी आपको कोई भी सेंटेंस ऐसा दिख जाए जिसमें डिटर्मिनेशन हो, मतलब आपका एकदम दृढ़ निश्चय के साथ कोई भी कार्य बताया गया हो, तो उसमें उल्टा हो जाता है। उल्टा होने का मतलब आई और वी के साथ विल लग जाता है, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ सेल लग जाता है। जैसे आप ये कह दो प्योर डिटर्मिनेशन के साथ कि मैं इस बार परीक्षा में पास होकर रहूँगा, ये आपका दृढ़ निश्चय है, तो उसके साथ तब आप क्या कर सकते हो? आई के साथ स्वयं के लिए विल का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके रूल्स के हिसाब से आपका नियम क्या कहता है? आई और वी के साथ सेल लगेगा और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। तो ही है, ही के साथ आ जाएगा विल, ठीक है ना। उसके बाद इसका तो काम ख़त्म, जाने के लिए आ जाएगा गो, ठीक है ना। लेकिन कैसा वाक्य है? कंटिन्यूस का है। कंटिन्यूस के लिए विल गो नहीं कहूँगा, क्या लगाना पड़ेगा? विल बी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि सेल और विल हमेशा V1 लेते हैं, इसलिए सेल विल के साथ बी का रूप ले लिया V1 के लिए, बी का रूप लिया है V1 के लिए। अब मैं गो के साथ क्या कर सकता हूँ? आईएनजी फॉर्म लगा सकता हूँ। ही विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक है ना। तो ये था आपका सेंटेंस। तो परफेक्ट की तरफ बढ़ने से पहले आपके सामने कुछ लाइंस हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इसी के साथ चलते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। तो ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या है आपका? फ्यूचर के लिए बात आएगी गागेगी लगेगी, और परफेक्ट के लिए बात लगेगी तो चुका, चुके और चुकी, ठीक है ना। जो बच्चा डेली क्लास ले रहा है उसकी समझ में सब कुछ आएगा, लेकिन जो बच्चा डायरेक्ट हमारी क्लास में आकर के कूदेगा, डायरेक्ट हमारी इस क्लास को देखेगा, तो ये सोचेगा कि जो ये टीचर है वो वैसे ही पढ़ा रहा है आगे पीछे से। उसे नहीं पता कि मैं बार बार पीछे से भी चीज़ों को रिपीट कर करके बता रहा हूँ, जिससे कि आपको पीछे से रिवीजन करने की कम ज़रूरत पड़े और आपको कम टाइम में अधिक समय तक आपको याद रहें चीज़ें। तो आपका फ्यूचर के लिए आ जाएगा गा, गे, गी। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या
हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैंने तुम्हें क्या था, जब भी आपकी बात चलेगी फ्यूचर की तो सेल विल तो बिल्कुल लिख ही लो इसको, तो ये तो कहीं जाएंगे ही नहीं। लेकिन क्या परफेक्ट का वाक्य है वी थर्ड आनी ज़रूरी है, वी थर्ड आनी ज़रूरी है। तो वी थर्ड के लिए मैं क्या कर लूँगा, सेल विल के साथ ये हमेशा क्या लेते हैं, V1 लेते हैं। क्या लेते हैं, V1 लेते हैं। तो मैं क्या कर लूँगा, V1 के लिए हैव ले लूँगा। क्या ले लूँगा, हैव ले लूँगा। हैव क्यों ले रहा हूँ मैं, आपका जो हैव होता है वो आपका V1 होता है और पास्ट रूप क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या ले लिया, V1 के रूप में हैव लिया है। और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, थर्ड फॉर्म लगा सकता हूँ। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं आपसे कह दूँ वे खाना खा चुके होंगे, सिंपल वाक्य है। इसको बना करके स्वयं से प्रैक्टिस करनी है, तरीका आपका वही है। सबसे पहले सेंटेंस पहचानो, सब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिख करके, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखना है आपका, पूरा क्या लिखना है, पूरा सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट में क्या है आपका, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको क्या लगाना, सेल और विल, और उसके साथ हैव लगा करके तब वी थर्ड लगानी है, और हैव लगा करके तब क्या करनी है, वी थर्ड लगानी है। जैसे मैं आपसे कह दूं वे खाना खा चुके होंगे। इस एग्जाम्पल को करके मुझे कमेंट सेशन में आपको जवाब देना है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, ठीक है ना। सब्जेक्ट पहचानना है, वर्ब पहचानना है, और आपको सेट करके देना है, ठीक है ना, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ बच्चे के समझ में आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो आपके समझ में अच्छे से आ रहा है। तो आगे जब बात करेंगे हम, वही तरीका है, आई और वी दिख गया तो सेल और बाकी के साथ विल। अब बात करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या है, परफेक्ट के लिए में टाइम आएगा, टाइम के लिए से लगाते हैं, कंटिन्यूस के लिए रहा, और फ्यूचर के लिए गागेगी, गा गे और गी। तो पूरा क्या बोल देंगे, से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी, ठीक है ना। जब भी आप किसी वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी, ये देखने को मिल जाए। क्यों, प्रत्येक का रीज़न बता के चल रहा हूँ। जब तक आपका क्यों का रीज़न नहीं मिलेगा तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। रटंत विद्या कुछ काम की नहीं होती। जब तक आपको क्यों का जवाब नहीं मिलेगा तब तक किसी भी चीज़ को मत छोड़ो। सबसे पहले अपने डाउट क्लियर करके चलो प्रत्येक टॉपिक में, ठीक है ना। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, देखो परफेक्ट तो होता ही है, सेल विल तो लगेगा ही लगेगा। परफेक्ट है, हैव भी ज़रूर लगेगा, लेकिन परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब थर्ड फॉर्म के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा मुझे, बी का, और बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, बीन हो जाती है। क्या हो जाती है, बीन हो जाती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरा वाक्य कंटिन्यूस का है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी तो दिखाना है ना, इसलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा सकता हूँ। और इसी के साथ आप किसका यूज़ कर सकते हो, सिंस या फोर का। और सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं, डेफिनेट के लिए, और फोर का यूज़ कहाँ करते हैं, इंडेफिनेट के लिए। जैसे मैं आपसे कह दूँ हम 2 महीनों से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या करेंगे, हम के लिए क्या लगाया, वी लगाया, और वी है, आई और वी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है। तो सेल हैव रहेगा, क्यों, रहे होंगे, और से दिख गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, और सिंस और फोर। तो सेल लगाया, हैव लगाया, थर्ड फॉर्म आनी है तो बी का यूज करना पड़ेगा। किसका, बी का, और बी के थर्ड फॉर्म होती है बीन। क्या होती है, बीन। अब मैं फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा सकता हूँ, इसका काम खत्म। पढ़ाई करने की क्या हो जाएगी, स्टडी, अध्ययन करना है, पढ़ाई करना, स्टडिंग
वी शैल हैव बीन स्टडिंग, क्या आ जाएगा, 2 महीनों की बात चल रही हैं, फॉर, क्या आ जाएगा, 2 मंथ्स। ठीक है ना। तो ये था आपका सेंटेंस, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपके फ्यूचर के भी पार्ट कंप्लीट होते हैं। जब भी यदि आपको कोई भी डाउट बचता है इनके अलावा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको बताना है कि हम जो आपको सिखा रहे हैं वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं। यस या नो तो कर दिया करो, ठीक है ना, जिससे हमें पता चले कि हाँ बच्चे हमारे इस चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं। और एक बात और, जितना हो सकता है हमारी क्लास को जितना हो सकता है शेयर करो, क्योंकि यदि आपको लगता है कि हाँ हम पूर्ण शिद्दत के साथ यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने में, आपको अच्छी नॉलेज देने में, तो आपका भी ये उद्देश्य बनता है कि हाँ हम भी अपने इस प्लेटफॉर्म के लिए, अपने इस एजुकेशन चैनल के लिए कुछ करके दिखाएं। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, क्योंकि बिना आपके सहयोग से हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जब तक हम मजबूती के साथ, एकता के साथ कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपका उद्देश्य है, आपका उद्देश्य सिर्फ एक ही रहना चाहिए कि पढ़ाई तो हमें करनी ही है, लेकिन आपको जब आपकी हमारी जो क्लासेस हैं वो इतनी अच्छी लग रही हैं, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है अपने इस चैनल के लिए, अपनी इस फैमिली, आपको हमारे सबको एक फैमिली की तरह रखना है। चाहे हम संख्या में 100 हों या फिर 1000 हों या लाख हों, ठीक है ना, हमारा पूरी एक फैमिली बननी चाहिए, ये काम करना है आपको। तो इसी के मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जितना हो सकता है, चाहे आपको जितना हो सकता है कुछ भी करना पड़े, पढ़ाई तो करो, लेकिन उससे जितना हो सकता है उतना इसको शेयर कर दो, इस चैनल को, क्योंकि टाइम के हिसाब से जैसे जैसे टाइम आएगा आप हमें सहयोग करते रहेंगे, आपको इसी चैनल पर पूरा स्टाफ देखने को मिलेगा। हर सब्जेक्ट के लिए अलग से भी टीचर मिल सकता है, लेकिन कब मिलेगा, जब आप हमें सपोर्ट करोगे। बिना सपोर्ट के कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो कुछ भी करवा सकते हो, अभी तो हमने शुरुआत की है, आने वाला टाइम बहुत ही सुनहरा रहने वाला है यदि आप इसी तरह हमें सहयोग करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।